स्टूडेंट, इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हमारे कशेरुकियों के जो ऊतज अंग होते हैं जिनको अपन गुर्दे या वृक्क बोलते हैं। तो उसका अपन जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वृक्क या गुर्दे जिनको हम अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, ये कशेरुकियों के अंदर पाए जाते हैं। जो कशेरुकी होते हैं वर्टिब्रेट होते हैं, उन कशेरुकियों के ये प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। जबकि जो अकशेरुकी होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के अंग पड़े हैं। तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने वो सारे उत्सर्जी अंग पढ़े थे, अलग अलग जंतुओं में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। इन वर्गों का जो विकास हुआ है वो विकास एक जनन स्तर है, मेजोडर्म से हुआ है। और उसमें भी जो मध्यवर्ती मेजोडर्म होता है, मध्यवर्ती मेजोडर्म, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट मेजोडर्म, इससे इन वर्गों का विकास हुआ है हमारे अंदर। तो इसमें बीच वाला जो मध्यवर्ती होता है उससे मेजोडर्म से इसका विकास हुआ है, ये आपको याद रखना है। विकास की दृष्टि से देखें तो गुर्दे कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास की जो अवस्थाएं होती है, जो स्टेजेज हैं, तो उनकी अवस्थाओं के आधार पर देखें, आधार पर किडनी के प्रकार देखते हैं अपन कि गुर्दे के कितने प्रकार होते हैं, और वो भी डेवलपमेंट के आधार पर, जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो, जिनको हम अग्र वृक्क कहेंगे या इनको अपन कहेंगे प्रोनेफ्रोज, या इनका कहते हैं अपन प्रोनेफ्रिक किडनी। ये सबसे पहले बनने वाले गुर्दे हैं। देखो, अग्र वृक्क या प्रोनेफ्रॉन, प्रो यानी फर्स्ट, और या नेफ्रोज या नेफ्रिक, तो ये सबसे पहले बनने वाले आपके गुर्दे हैं। देखिए कैसे बने, कि जैसे भ्रूण है, भ्रूणी अवस्था के अंदर जो जैसे जैसे धीरे धीरे विकास हुआ, जैसे ये भ्रूण है, इस भ्रूण में जैसे जैसे विकास हुआ इसका, तो सबसे पहले क्या हुआ, गिरवा क्षेत्र के अंदर एक जो ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब, उसके पास में सबसे पहले गिरवा क्षेत्र में ये बनते हैं कुछ गुर्दे जैसी संरचनाएं। तो उनको अपन कहते हैं प्रोनेफ्रोज। फिर धीरे धीरे जब गुर्दों का विकास होता है तो ये जो आपका थोरेक्सिक यानी वक्ष और कमर का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर नए विकसित थोड़े गुर्दे बनने लगते हैं। तो इनको तो अपन कह रहे हैं प्रो, फिर इनको अपन कहते हैं मीजो, और जो लास्ट में जो है ओरिजिनल वर्क बनेंगे, जो बिल्कुल जैसे अभी पोजीशन में अभी हमारी स्थिति के अंदर होते हैं उदरगुहा के नीचे, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो हमारी ओरिजिनल किडनी बन रही है, इनको हम कहेंगे मेटा। तो ये देखो, इनके विकास की अवस्था के आधार पर इनकी स्थिति बदल रही है। पहले तो ये गिरवा क्षेत्र में होते हैं, तब इनको प्रो कहेंगे। ये फिर ये कटी और कमर के आपके वक्स और कमर के आसपास जाते हैं, जिनको मेजो कहेंगे। फिर ये और भी नीचे अर्थात जो वर्तमान पोजीशन है वहाँ पर आ जाते हैं, तो ये मेटा कहलाएंगे। तो अपन फिर फर्स्ट पढ़ते हैं प्रोनेफ्रोज या मेटन। ये सबसे पहले बनने वाले और अपरिपक्व रूप है इनका। ये हमारे गुर्दों का कैसा होता है, अपरिपक्व रूप है। और ये उद्विकास में सबसे पहले बने हैं, उद्विकास में सर्वप्रथम बने हैं, सर्वप्रथम निर्मित हुए हैं। सबसे पहले जो गुर्दे बने वो थे प्रोनेफ्रोज। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें नेफ्रॉन में कुछ भी नहीं था, ये एक बस बिल्कुल एक जैसे कीप होता है जिसमें पक्षमाप होते हैं, उसकी तरह से ये नेफ्रॉन थे। बस इस तरह से एक थे और इस तरह से थे, ये नेफ्रोज थे। तो इसमें कुछ भी नहीं था, इसके अंदर कोई भी होमोन कैप्सूल या समीपस्थ या दूरस्थ कुंडली नलिका ऐसा कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सब कुछ एब्सेंट थे इसके अंदर। यानी इसमें जो प्रोनेफ्रोज थे उसमें वोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, हेनले का लूप, संग्राहक नलिका, ऐसी कुछ भी संरचना इसके अंदर उपस्थित नहीं थी। अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये ऐसे वर्ग कहाँ मिलते हैं। जो सबसे पहले बने अपरिपक्व रूप थे, और एक चीज़ और, ये नॉन फंक्शनल थे, नॉन फंक्शनल
और टेम्पोरेरी थे, टेम्पोरेरी यानी अस्थायी थे, क्रियात्मक नहीं थे और अस्थायी थे। ऐसे वर्ग कहाँ मिलते हैं? तो देखो जो फिश होती है, मछलियाँ, उस फिश के ये भ्रूण में पाए जाते हैं। और मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, उसके अंदर, टेडपोल लार्वा के अंदर मछलियों के भ्रूण, मेंढक के टेडपोल लार्वा और एक साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा जिसका मुख है वो साइक्लो होता है, अर्थात गोलमुख वाले जानवर। तो उस साइक्लोस्टोमेटा के वयस्क एडल्ट के अंदर ये मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मछलियों के तो भ्रूण में, मेंढक के लार्वा में और साइक्लोस्टोमेटा के वयस्क में। तो ये कौन से वर्ग पाए जाते हैं? प्रोनेफ्रोज वहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा देखो, इससे थोड़ा सा विकसित जो वर्ग बने वो थे मेजोनेफ्रोज, मेजोनेफ्रोज, या इनको हम कह रहे हैं आपका मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक किडनी, और हिंदी में कह देंगे इनको अगर मध्यवर्गक, हिंदी में क्या कह देंगे इनको? मध्यवर्गक। तो ये जो मीजोनेफ्रॉन थे, मीजोनेफ्रिक किडनी थी, ये कहाँ बनी थी? ये जैसे पहले तो ये आपके गिरवा क्षेत्र में बने थे, अब ये धीरे धीरे इस भ्रूण के कटी और कमर के इस पोजीशन में आ गए हैं ये भी। तो अपन देखेंगे ये कहाँ बने हैं। तो ये जो ये नेफ्रॉन होते हैं वो आपके वक्षीय व कट्टी क्षेत्र, जो कमर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। पहले बात तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये प्रोनेफ्रॉन से विकसित हैं, उनके बाद में बने हैं, और इनमें कई तरह की अब संरचनाएँ बन जाएगी। तो इनमें वोमेन संपुट बन जाएगा अब धीरे धीरे, वोमेन संपुट निर्मित हो जाता है। बाकी चीज़ें तो नहीं बनती है, लेकिन इनमें वोमेन संपुट बन जाता है। ऊपर वाले में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वोमेन संपुट पहली बार बन गया है। तो ऐसे वर्ग कहाँ मिलेंगे मीजोनेफ्रॉन? तो देखिए ये जो फिश होती है और जो मेंढक था, मेंढक जिसको एम्फीबिया कह रहे हैं अपन, उन फिश और एम्फीबिया की वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में, फिश के भ्रूणावस्था में तो क्या था? मेजो आपके प्रो, और फिश की और मेंढक की दोनों की वयस्क अवस्था में ये हो गया आपका मेंढक कह दो, चाहे इसको एम्फीबिया कह दो, एम्फीबिया, तो उसकी वयस्क अवस्था के अंदर है। और आगे जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप है आपकी, ये पक्षी है और स्तनधारी है, ये याद रखिएगा। इनके अंदर इनके जो भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूण, उसके अंदर पाए जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो फिश और मेंढक के तो वयस्क अवस्था में, और सरीसृप पक्षी, स्तनधारी सरीसृप को जिनको अपन रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स, जिनको अपन एवीज भी बोलते हैं, और इनको अपन कहते हैं मैमल्स। तो ये मैमल्स, रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स या सरीसृप पक्षी स्तनधारियों के तो भ्रूण में मिलेंगे, और इन दोनों के वयस्क अवस्था में मिलेंगे। तीसरा देखो, इसमें भी वोमेन संपुट बन गया है। अब तीसरा देख लेते हैं मेटा, जो कि सबसे विकसित है, और इसके बाद में भी कोई भी वर्ग नहीं बना है। तो अभी ये आपका यपस वर्ग, या इसको बोलते हैं मेटानेफ्रोज, या इसको हम कह देंगे मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी। ये देखो मेटानेफ्रिक किडनी बन गई है। तो ये अभी जो हमारी पोजीशन है गुर्दों की, उस पोजीशन में आ गए हैं, ये हमारी कमर के और भी नीचे आ गए हैं। तो ये जो वर्ग लास्ट में सबसे विकसित जो वर्ग होते हैं वो मेटानेफ्रोज या मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है। तो ऐसे नेफ्रॉन के अंदर सब कुछ बन गया है, यानी वोमेन भी बन गया है, आपका समीपस्थ कुंडली नलिका, तुरस्क कुंडली नलिका, इसके बाद में है जो है लेज का लूप होता है वो बन गया है, और अन्य जो डक्ट्स होती है, कलेक्टिंग डक्ट, वो भी इसके अंदर पाई जाती है। और ऐसे जो गुर्दे होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो ये जो हमारे जो पक्षी होते हैं आपके, सॉरी रेप्टाइल्स देख लेते हैं, हमारी
रेप्टाइल्स, एवीज और आपके ये मैमल्स की वयस्क अवस्था में मिल जाएंगे। वयस्क अवस्था में तो भ्रूणीय अवस्था में तो कौन से होते हैं इन तीनों के? भ्रूणीय अवस्था में तो ऊपर मैंने पढ़ा था, भ्रूणीय अवस्था में तो मेजो होते हैं, जबकि तीनों की वयस्क अवस्था में सरीसृप, पक्षी और स्तनधारियों की वयस्क अवस्था में पशु वर्ग या मेटानेफ्रॉन मिल जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं वयस्क अवस्था में। इसका मतलब है जो हमारे जो अभी वर्तमान में गुर्दे फटेंगे तो वो कैसे होते हैं? वो मेटानेफ्रिक प्रकार के या मेटानेफ्रॉन होते हैं। तो जब अपन गुर्दा पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि हमारे गुर्दे मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। तो ये समझ गए आपकी ये अंतिम उद्ध विकास के दौरान अभी तक अंतिम जो सबसे विकसित जो गुर्दे होते हैं वो मेटानेफ्रिक प्रकार के ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये सभी ये बन जाते हैं। हालांकि इनमें कुछ फ़र्क है, जैसे आप सरीसृप देखोगे रेप्टाइल्स तो इसके अंदर हेनले का लूप नहीं होगा। हेनले का जो लूप होता है सरीसृप में वो एब्सेंट रहेगा, वो नहीं पाया जाता है। जबकि जो पक्षी होते हैं उनमें हेनले का जो लूप होता है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है, मतलब हेनले का लूप पूर्ण विकसित नहीं होता है, कुछ मात्रा में पाया जाएगा। जबकि मैमल्स के अंदर जो हेनले का लूप होता है, हेनले का जो लूप होता है वो पूर्ण विकसित होता है, बहुत ज़्यादा विकसित होता है अपने स्तनधारियों के अंदर। और जब आप ऊँट वगैरह होते हैं जो मरुस्थलीय प्राणी होते हैं उनमें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है हेनले का लूप। तो ये थे हमारे कुछ किडनी के विकास के क्रम। अब अपन चलते हैं अपने गुर्दे के ऊपर। तो देखिए पढ़ लेते हैं अपना जो किडनी है वो मानव का उत्सर्जित तंत्र। अब ले रहे हैं हम मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र एक विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है और तंत्र में क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से अंग होते हैं? तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है वृक्क, जिसको हम कहते हैं किडनी। और ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी। और किस प्रकार के होते हैं? ये मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। मेटानेफ्रिक प्रकार के गुर्दे होते हैं, अभी मैंने पढ़ा था। एक जोड़ी तो गुर्दे हो गए, फिर आता है हमारे मूत्र वाहिनियाँ। मूत्र वाहिनियाँ होती है एक जोड़ी। तो सबसे पहले तो आपको चित्र बना के बता देते हैं। देखो हमारे बॉडी के अंदर दो जोड़ी गुर्दे होते हैं, एक जोड़ी तो गुर्दे और एक जोड़ी मूत्र वाहिनियाँ। तो एक जोड़ी गुर्दे हो गए और इसमें जो दायां गुर्दा होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है। जो दायां गुर्दा होता है वो थोड़ा सा बाएं की अपेक्षा नीचे की तरफ पाया जाता है। उसका कारण है कि यहाँ पर क्या होता है कि लीवर प्रेजेंट होता है। इधर दाएं तरफ लीवर होता है तो लीवर के कारण दायां गुर्दा थोड़ा सा नीचे होता है और बायां गुर्दा थोड़ा सा बड़ा भी दिखता है और थोड़ा सा इससे ऊपर भी पाया जाता है। तो इस तरह से ये पाए जाते हैं। इन दोनों गुर्दों से दो नलिकाएं निकलती है, एक जोड़ी, जिनको हम कहते हैं मूत्र वाहिनियाँ। ये मूत्र वाहिनियाँ एक थैलीसी संरचना में खुलती है जिसको हम कहते हैं मूत्राशय, और मूत्रा से फिर आगे खुलता है एक नली से जिसको मूत्रमार्ग कहते हैं। ये हमारे एक संरचना होती है उत्सर्जन तंत्र की। तो इसमें ये तो हो गया हमारा दायां वृक्क, ये हो गया बायां वृक्क, ये हो गई हमारी बाईं मूत्र वाहिनी और ये हो गई हमारी दाईं मूत्र वाहिनी। ये जो थैलीसी संरचना होती है इसको अपन कहते हैं मूत्राशय। ये मूत्र का आशय है और ये हो गया फिर आगे मूत्र मार्ग। तो ये अपने गुर्दे के महत्वपूर्ण, अपने उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण अंग है। और गुर्दे में एक जोड़ी गुर्दे हो गए जिसमें जो दायां गुर्दा होता है थोड़ा नीचे होता है, इसके लेवल पर नहीं होता है, ये थोड़ा सा नीचे होता है। कारण क्या है? ये लीवर के कारण। और ये बायां गुर्दा थोड़ा बड़ा भी होता है और इनसे एक एक नलिकाएँ निकलती है। अभी इसमें पढ़ेंगे। ये यहाँ पर हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उस वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए रहते हैं यहाँ पे, यानी कशेरुक ग्रंथि। तो एक जोड़ी तो हो गए हमारे गुर्दे
और एक जोड़ी हो गई मूत्रवाहिनियाँ। तीसरा देखो महत्वपूर्ण अंग मूत्राशय कितना है, वो 1 है, मूत्राशय 1 है, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं इसको यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं इसको? यूरिनरी ब्लैडर। और मूत्रवाहिनियों को कहते हैं अपन यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। और चौथा इसका जो महत्वपूर्ण हो गया वो हो गया मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग भी कितना होता है? ये 1 है, इसको यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। तो इस तरह से दोनों ये नलिकाएं ये नीचे की तरफ आकर इस तरह से खुल जाती है और एक छिद्र यहाँ पर है। तो ये इस तरह से ये यहाँ पर दोनों मूत्रवाहिनियाँ इस मूत्राशय में अगर खुलती है और यहाँ पर मूत्र इकट्ठा रहता है। समय समय पर जब हमारी इच्छा होती है तो मूत्र मार्ग और मूत्राशय के बीच में एक वाल्व लगा हुआ है, जिसको हमारी इच्छा के अनुसार वो ओपन हो सकता है और हम मूत्र को त्याग करते हैं। तो ये प्रमुख हमारे अंग होते हैं उत्सर्जन तंत्र के। एक जोड़ी गुर्दे या वृक्क होते हैं जो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनियाँ होती है जो प्रत्येक गुर्दे से एक नली निकलती है, और ये मूत्रवाहिनियाँ आगे जाकर एक थैली जैसे संरचना में खुलती है जिसको मूत्राशय कहते हैं। और मूत्राशय फिर आगे एक नली की समान संरचना से आगे की ओर खुलता है, जो मूत्र को बाहर निकालने का काम शरीर से करेगा, शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। तो ये एक हमारा मेन उत्सर्जी तंत्र होता है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं वृक्क को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी किडनीज। किडनी, तो एक जोड़ी किडनी है, और ये हमारे जो उदर गुहा होती है, पेट की गुहा होती है, उसमें एक पेट और वक्ष गुहा के बीच में डायफ्राम होता है, उसके नीचे पाया जाता है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुकदंड, उसके इधर और उधर यानी दाएं और बाएं तरफ ये पाए जाते हैं। ये बिल्कुल आमने सामने नहीं होते हैं, क्योंकि दायां वृक्क है वो थोड़ा सा बायां वृक्क से नीचे होता है, या आप ऐसा कह दो कि बायां वृक्क है वो दायां वृक्क से थोड़ा सा ऊपर स्थित होता है और बड़ा भी दिखता है। ये थोड़ा छोटा और नीचे की तरफ क्यों होता है? क्योंकि इधर दाएं तरफ है वो यकृत स्थित होता है। ये वृक्क है वो पीछे की तरफ हमारे जो पीठ की पेशियाँ होती है उसके अंदर धसे हुए रहते हैं। पीठ की पेशियों में ये धसे हुए रहते हैं, इसलिए केवल इनकी जो अधर सतह होती है, हमें अधर सतह पर ही इनका एक आवरण पाया जाता है। और देखो इस कारण इनको क्या कहेंगे, मतलब ये पीछे की तरफ जो होते हैं, ये वृक्क जो होते हैं वो पीठ की पेशियों, हमारी पीठ की पेशियाँ होती है उस पीठ की पेशियों में धसे रहते हैं। इस कारण केवल अधर सतह पर ही इनका आवरण होता है, जिसको अपन पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम आवरण पाया जाता है। अतः ये रीट्रो, इनको क्या कहते हैं? रीट्रोपेरिटोनियल किडनी। अतः ये रीट्रोपेरिटोनियल किडनी है। रीट्रो का मतलब है पीछे की तरफ। तो होता क्या है कि जैसे पीठ के पीछे तो प्रस्थ है, तो बिल्कुल पीठ की पेशियों में धसी हुई है, तो केवल जो आवरण होगा वो पीछे की तरफ, जैसे ये पीठ की तरफ धसा हुआ है तो पीठ नीचे की तरफ आवरण होगा नहीं, ये केवल ऊपर की तरफ आवरण होगा। तो अधर सतह पर इनमें केवल आवरण पाया जाएगा, इसलिए ये रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहलाती है। मतलब पेरिटोनियल के बिल्कुल धसी हुई रहती है इनकी जो, मतलब पेरिटोनियल होती है वो मतलब अधर सतह पर होती है। इस कारण इनको क्या कहते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। पर सतह पर नहीं पाई जाएगी, ये पर सतह पर आपको नहीं मिलेगी। एक जोड़ी होते हैं, और बता दिया दायां वृक्क थोड़ा नीचे होता है, बिल्कुल लेवल में नहीं होते हैं। कारण क्या है? इधर लीवर पाया जाता है। अब इसकी बाह्य संरचना देख लेते हैं अपन गुर्दे की। बाह्य संरचना जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। देखो ये जो अपन बाहर से गुर्दे को देखें तो हमें ये सेम की बीज की आकृति का दिखाई देता है। एक सेम का बीज आता है, अगर उस बीज को देखोगे तो उस सेम की बीज की आकृति के हमारे गुर्दे दिखते हैं। इनकी अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की, तो लगभग ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं।
अगर चौड़ाई की बात करें तो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। देखो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे और 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़े। और अगर मोटाई देखें इनकी तो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 ढाई 3 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं। और वज़न देखें तो लगभग इसका वज़न 120 से 170 ग्राम होता है। 120-30 एवरेज इनका 150 ग्राम तक ये अपन इनका औसतन कितना ले लेते हैं, औसत जो वज़न होता है वो अपन इसका 150 ग्राम मान लेते हैं। तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़े और मोटाई लगभग 2 ढाई 3 सेंटीमीटर इसके मोटे होते हैं और वज़न 120 से 170 के बीच में और इनका वज़न होता है। अब अगर हम इसकी बाह्य संरचना देखें तो देखिए इसके बाह्य संरचना आपको बना के बताते हैं ये किस तरह से दिखते हैं। तो अगर अपन एक गुर्दे को देखें तो ये देखिए इसका इस तरह की इसकी संरचना होती है। इसकी बाहरी सतह तो हमेशा इस तरह से और अंदर की तरफ एक इसके अंदर ये खड्डा होता है बीचों बीच, ये इसके अंदर, तो ये हमारे गुर्दा है। तो इसकी जो बाहरी सतह है सबसे बाहर वाली, देखो ये जो बाहरी तल है वो उभरा हुआ है। ये उभरा हुआ या इसको अपन बोल लेंगे उत्तल सतह। कैसी है? ये उत्तल सतह है और ये उभरा हुआ इस हमारे गुर्दे का उभरा हुआ भाग होता है। जबकि दूसरी सतह आप देखोगे तो ये अवतल के आकृति की होती है। जो इसका भीतरी बाहर वाली भाग तो क्या होता है, उभरा हुआ, जिसको उत्तल सतह कहेंगे अपन। और इसका जो भीतरी ये भीतर वाला अंदर वाला जो पार्ट होगा ये कुछ दबा हुआ रहेगा, तो ये अवतल की तरह होगा, अवतल भाग होगा इसका, अवतल, या इसको अपन कहेंगे अवतलाकार भाग। किस तरह का होगा? अवतल की आकृति का होगा ये। अब इस अवतल की आकृति के अंदर जो अवतलाकार भाग है ना, उसके अंदर की तरफ एक ये गड्ढा बन रहा है। देखो इस गड्ढे को हम कहते हैं हाइलम। इस गड्ढे को क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। अभी ये हाइलम है ना, ये अंदर जाकर इसके जो गुहा होगी उस गुहा के अंदर खुलेगा। ये इसके अंदर गुहा होगी, इस गुहा के अंदर खुल जाएगा इस तरह से। देखो ये खड्डा है, ये अंदर के जाकर इस गुहा में खुला है। इस गुहा को अपन बोलते हैं वृक्क श्रोणी या रेनल पेल्विस। जो इसके अंदर ये गुहा होगी, इस गुहा को क्या कहेंगे? वृक्क श्रोणी। हालांकि ये अपन को बाहर से नहीं दिखती है, लेकिन आपको बता रहे हैं, इसको बोल रहे रेनल पेल्विस कहेंगे। इसको क्या कह देंगे? रेनल पेल्विस। अभी ये जो गड्ढा है, जिस गड्ढे को हाइलम कह रहे हैं, ये इस अंदर की तरफ एक गुहा के अंदर खुल गया। इस गुहा को अपन कह रहे हैं वृक्क श्रोणी या रेनल पेल्विस या रेनल साइनस भी बोलते हैं। अब ये जो हाइलम पार्ट है ना, इसमें क्या क्या होता है? तो देखो इसके अंदर जो वृक्क धमनी आती है वो रक्त लेके जाती है। जैसे ये वृक्क धमनी है, वो शुद्ध रक्त लेके जाएगी। इसी से वृक्क जो शिरा है वो बाहर निकलेगी, वृक्क शिरा होती है ये। इसके अलावा यहीं से तंत्रिकाएं अंदर जाएगी, लसिका वाहिनी अंदर जाएगी और यहाँ से यूरेटर वो बाहर आएगा। देखो ये यूरेटर या मूत्र वाहिनी ये बाहर आ रही है। तो ये हाइलम वह जगह है जहाँ से वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करती है, वृक्क शिरा बाहर निकलती है, तंत्रिकाएं अंदर घुसती है और लसिका वाहिनियाँ बाहर निकलती है और यूरेटर भी ये बाहर निकल रहा है। तो ये हाइलम से ही हो रहा है सारा काम। ये देखिए ये है। तो ये जो हाइलम होता है वास्तव में ये एक इम्पोर्टेंट, एक तरह से यहाँ से यूरेटर बाहर निकल रहा है, धमनी अंदर जा रही है, वृक्क शिरा बाहर निकल रही है। तो इस कारण इसको वृक्क की जड़ भी बोलते हैं, वृक्क की जड़, या इसको कहते हैं रूट ऑफ किडनी। क्या कह देंगे? रूट ऑफ किडनी। कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर वृक्क धमनी अंदर घुस रही है, वृक्क शिरा बाहर निकल रही है, तंत्रिकाएं अंदर घुस रही है, यूरेटर मूत्रवाहिनी बाहर निकल रही है। इसके ऊपर अगर अपन किडनी के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको टोपी जैसी संरचना और लगी रहेगी, ग्रंथि पाई जाएगी। इस ग्रंथि को हम कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहेंगे? अधिवृक्क ग्रंथि
या एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, इसको एड्रिनल ग्रंथि कह देंगे। तो ये हो गया हमारे गुर्दे का बाह्य संरचना, बाह्य संरचना। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, हमारा गुर्दा है वो सेम की बीज की आकृति का होता है। इसका प्रत्येक गुर्दे का बाहरी भाग उभरा हुआ होता है जो कि अवतलाकार होता है या उत्तल की सतह जैसा होता है, उभरा हुआ होता है। इसके अंदर का जो भाग होता है, भीतरी भाग होता है, वो अवतलाकार होता है, वो अंदर दबा हुआ होता है, मतलब अंदर दबा हुआ। इस अवतलाकार भाग में एक गड्ढा होता है जिसको हाइलम कहते हैं। ये हाइलम गुर्दे के अंदर जाकर एक गुहा में खुलता है। इस गुहा को वृक्क श्रोण या रिनल पेल्विस कह रहे हैं। हाइलम वह स्थान है जहाँ से वृक्क धमनी तंत्रिकाएँ वो गुर्दे के अंदर प्रवेश करती है। वृक्क शिराएँ और लसिका वाहिनियाँ और मूत्र वाहिनी ये बाहर की तरफ आती है। और इस हमारे गुर्दे के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम कह रहे हैं देव ग्रंथि। ये हाइलम, चूँकि इसमें कुछ संरचनाएं अंदर घुस रही है और कुछ बाहर आ रही है, इसलिए हाइलम को अपन वृक्क की जड़ या रूट ऑफ किडनी भी कहते हैं। तो ये है जो हमारे गुर्दे की बाह्य संरचना है। तो इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। बाह्य संरचना ये हो गई अपने गुर्दे की बाह्य संरचना। बाह्य संरचना अपने वृक्क की